नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता है और जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 के बारे में बात किया था जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने आपको बताया था। अब इसमें हम आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक बताएंगे। तो सबसे पहले संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय संविधान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह कई देशों के संविधानों से थोड़ा थोड़ा लेकर बनाया गया है। उनमें जो अच्छी बातें थी उनको लेकर बनाया गया है। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान एक दस्तावेज है जिससे किसी भी देश को सही तरीके से संचालित किया जाता है, जिसके द्वारा उसके नियम कायदे कानूनों का पालन करके किसी देश को अच्छे से सुदृढ़ तरीके से संचालित किया जा सकता है। तो हमारा है भाग दो नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नागरिकता क्या है। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। यानी कोई भी देश है और उस देश में जो वहाँ के मूल निवासी रह रहे हैं उनको कुछ या तमाम प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त हैं और इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता व्यवस्था है। वहीं आप अमेरिका को ले लीजिए तो वहाँ दोहरी नागरिकता व्यवस्था, यानी एक बार तो आप उस देश के नागरिक होंगे, यानी आप अमेरिका में रह रहे हैं तो एक बार तो अमेरिका जो देश है उसके नागरिक होंगे और फिर उसके बाद आप जिस स्टेट में रह रहे हैं फिर उसके नागरिक होंगे। लेकिन भारत में यह व्यवस्था नहीं है। भारत में आप देश के नागरिक हैं, राज्य के निवासी रहेंगे। और भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, यानी जो हमारी नागरिकता ये जो है एकहरी नागरिकता, ये कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया। ये जो नागरिकता है इस पे पहली बार जो चर्चा है वो अरस्तू ने किया था। बहुत बड़े विद्वान थे अरस्तू जी। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। यानी हमारी जो नागरिकता थी वो 1955 के अधिनियम पर आधारित थी। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। हमारी जो नागरिकता है वो नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है, भारत की नागरिकता। और पहली बार इसमें जो संशोधन है वो 1986 में किया गया। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा नहीं है। मतलब आप भारत के नागरिक हैं इसलिए भारत में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाएगा। गैर नागरिक यानी कोई विदेशी है तो उसको यह व्यवस्थाएं नहीं दी जाएंगी। इसके बाद हम अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी को नागरिकता दी गई जो उस समय देश के अंदर थे। जब हमारा संविधान बना तो उस समय उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई
जो उस समय देश में थे। तो अनुच्छेद 5 कहता है जब संविधान बना तो उन सभी को नागरिकता दी गई जो उस समय देश में मौजूद थे। फिर है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी संविधान बनने के बाद आएंगे तो परमिट रूल 19 जुलाई 1948 लागू हो जाएगा। यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत में उस समय आए, संविधान बनने से जो पहले आ गए उनको नागरिकता दी गई, लेकिन जो संविधान बनने के बाद आए उनको नागरिकता नहीं मिली, उन पे परमिट रूल लागू हुआ। फिर है हमारा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से जो पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले, मतलब भारत से पाकिस्तान गए, उसके बाद पाकिस्तान से संविधान बनने के पहले भारत लौट आए तो उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी, यानी विदेश भ्रमण पर जाएंगे या नौकरी पे जाएंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, अनुच्छेद 8 कहता है। फिर अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे आप वहाँ विदेश में नागरिकता लिए तैसे भारत की नागरिकता यहाँ समाप्त कर दी जाएगी आपकी। अनुच्छेद 9 यही कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लिए तो आपकी जो भारतीय नागरिकता हो समाप्त कर दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। यानी जो भारतीय उनकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, देश के खिलाफ नहीं जाते हैं। फिर अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। यानी जो नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे वो संसद बनाएगी, संसद में उनकी चर्चा होगी और यह जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय को दी गई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान बना तो उस समय जितने भी लोग भारत में थे उन सबको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो लोग अगर संविधान बनने के बाद में आए हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उन पे परमिट रूल लागू हो जाएगा। और अगर संविधान बनने के पहले आ गए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता। यानी अनुच्छेद 7 कहता है कि मान लीजिए कोई भारत में था उस समय और फिर पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान में गया और फिर जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो उसके पहले ही भारत में वह चला आएगा तो उसको भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब आप विदेश में जाकर भ्रमण करेंगे या वहाँ पर नौकरी करेंगे तो भी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सटला तो गैला, यानी वहाँ सटे तो यहाँ से गए, यानी वहाँ पर आप विदेशी नागरिकता लिए तो यहाँ से आपकी भारतीय नागरिकता कट गई। फिर अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वे देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। मतलब जो भारत के
लोग हैं उनकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो देश के खिलाफ नहीं जाते हैं, देश विरोधी काम नहीं करेंगे, तब तक उनकी नागरिकता बनी रहेगी। और ये सब जैसे देश विरोधी काम करने लगे उसी समय उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और देश निकाला उनका कर दिया जाएगा, देश से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 11 जो है वह क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की दी गई है। मतलब नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं वो संसद बनाती हो और ये जो जिम्मेदारी वो गृह मंत्रालय को दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधियां हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधियां हैं, मतलब क्या क्या उपाय करेंगे, क्या क्या विधिक उपाय है जिसमें हमें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो पहले तो ये है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या कहता है? तो इसमें जो है नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो 5 हैं। एक है जन्म के आधार पे, फिर है वंश के आधार पे, फिर है पंजीकरण, फिर देशीकरण, फिर अर्जित भूमि। तो ये 5 प्रकार की हैं। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो हमारा ये पहला है जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे 1986 में भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। यानी जैसे हम सब, हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं तो हम भारत में जन्म लिए, यानी यहाँ पर जन्म लिए, तो हमको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी जन्म के आधार पे 1986। फिर है वंश के आधार पे। वंश के आधार पे 1992। अब ये वंश के आधार पे विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। इसमें क्या कहा गया है? वंश के आधार पे जो बच्चे विदेश में जन्म ले रहे हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय है। माता पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय हैं और वह बच्चा विदेश में जन्म ले रहा तो ऐसे बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे शिखर धवन को ले लीजिए। फिर नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है पंजीकरण। माने इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल भारत में रहना होगा। ये जो पंजीकरण है, इस विधि से नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। मतलब पंजीकरण की विधि में आपको 7 साल यहाँ पर कंटिन्यू रहना है, उसके बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार 10 साल तक भारत में रहा हो। देशीकरण में क्या है कि वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी रीजनल भाषा को जानता हो और भारत के प्रति उसका जो सोच है सकारात्मक हो, अच्छा सोच हो, और वैज्ञानिक क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में वह निपुण हो और वह 10 साल तक लगातार भारत में रहा तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर है अर्जित भूमि। नंबर 5 है अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए भारत है, किसी विदेशी भूमि के टुकड़े पर या देश पर आक्रमण करके उसको कब्जे में कर लिया तो वहाँ के लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को नागरिकता दी गई। नागरिकता बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता और बांग्लादेश के परगना जिले को भी नागरिकता दी गई है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आए दिन आप मूवी यानी फिल्मों में सुनते रहते हैं, जैसे NRI, हीरोइन बोली कि NRI लड़का है उससे शादी करूंगी। तो ये
जब वहाँ पर बोला जाता तो आप समझ नहीं पाते इसका मतलब, तो इसका मतलब भी हम समझाएंगे आपको। और भी तमाम अच्छी अच्छी बातें हैं जो नीचे अभी बताएंगे। NRI, NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा हो लेकिन वो भारत का नागरिक हो, यह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया हो, तो वो NRI कहलाता है। NRI ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, मान लीजिए कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है, और वह वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा हो, जैसे पैसा कमाने के लिए या किसी अन्य मकसद से देश के बाहर 6 महीने या उससे ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया हो, तो ऐसे नागरिक को NRI कहते हैं। यानी वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, यह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो, तो NRI कहलाता है। फिर ओवरसीज़ नागरिकता, ओवरसीज़ नागरिकता के बारे में देखते हैं कि ये क्या हो ओवरसीज़ नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये जो ओवरसीज़ नागरिकता है इसको 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। मतलब ओवरसीज़ नागरिकता ऐसे व्यक्तियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हों, तो उनको भारत की नागरिकता दी जाती है और वो बिना वीज़ा के भारत आ जा सकते हैं। फिर है नोट, यानी इम्पोर्टेंट है, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। वही बात हुआ ना, देश विरोधी काम करेंगे या किसी दूसरे देश के प्रभाव में आकर अपने देश के खिलाफ हो जाएंगे तो गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह प्रावधान संविधान में है। फिर हम वीज़ा और पासपोर्ट का नाम आए दिन सुनते रहते हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है वीज़ा और पासपोर्ट क्या होता है। तो पहले तो वीज़ा देखेंगे। वीज़ा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम आपके देश में आ रहे हैं, आप हमको अनुमति दे दीजिए कि हम आ सकें, ताकि, तो उसी को वीज़ा कहा जाता है। फिर पासपोर्ट क्या है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसी को पासपोर्ट। मतलब जब दूसरे देश में आप जा रहे होते हैं तो अपने देश को छोड़कर जब दूसरे देश में, तो अपने देश से भी परमिशन लेना पड़ता है कि हम जा रहे हैं दूसरे देश में, तो जो ये परमिशन है उसको पासपोर्ट कहते हैं। और जो दूसरे देश से हम लेते हैं परमिशन कि हम आपके देश में आ रहे हैं, हमें परमिशन दे दीजिए, तो उसको हम वीज़ा कहते हैं। ये बहुत ही सरल है वीज़ा पासपोर्ट समझना। वीज़ा यानी दूसरे देश से में जाने के लिए उस देश से परमिशन, जिस देश में हम जा रहे हैं। पासपोर्ट यानी अपने देश से परमिशन कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं, हमें परमिशन दे दीजिए। उसके बाद है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम। CAA यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी,
एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब ये जो भारत की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 के नागरिकता अधिनियम जो कानून था उसको संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक रूप से प्रताड़ित कोनो भी व्यक्ति या अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई आदि भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता, भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट दी गई है। मतलब जो कानून था कि आपको 11 वर्ष तक रहना ही रहना है, उस कानून में भी आपको ये जो नया संशोधन हुआ है, नया नागरिक अधिनियम जो आया है, इसमें यह कहा गया है कि 11 वर्ष भारत में रहने की शर्त में भी छूट हुई है और इस अवधि को केवल 5 वर्ष कर दिया गया है। भारत में रहने की शर्त के रूप में मतलब जो 11 वर्ष था उसको 5 वर्ष कर दिया गया है। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू किया गया। यानी पाकिस्तान के 7 शरणार्थी थे जिन्हें भारतीय नागरिकता देकर यह कानून, यह अधिनियम लागू किया गया 20 दिसंबर 2019 को। मतलब ये जो 1955 का नागरिकता कानून अधिनियम था उसमें संशोधन कर दिया गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से और धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग, जैन, सिख, ईसाई, पारसी जो भी हैं भारत में आते हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को जो प्राप्त करने की अवधि 11 वर्ष की थी उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है और इसी के तहत 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू किया गया। उसके बाद है एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यानी नागरिकों के लिए एक रजिस्टर जिसमें अंकित होगा कि आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, सबका पूरा बायोडाटा रहेगा। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके मतलब जो उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक यानी वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई है। ये जो एनआरसी है विशेष रूप से असम राज्य के लिए बनाई गई थी। अब क्यों बनाई गई थी इसका एक कारण है, उसको भी जानते हैं। तो यह क्या है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा मतलब भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीयों को रखा जाएगा जो वास्तविक रूप से नागरिक असम के नागरिक थे। स्पेशल असम के लिए आया था यह पंजी, विशेष रूप से असम के लिए। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, यानी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है उन लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, तो उसमें बगावत हो गई और लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हुई थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए थे। अब ये जो लोग भारत आए थे उन सभी लोग, ये लोग कैसे थे, धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे। धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं बल्कि देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। ये लोग जो आए थे भागकर उस समय युद्ध के दौरान, वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं थे, वो अपने देश के लोगों से प्रताड़ित थे, इसलिए भाग कर आए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति मार्च 1971 के पहले आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो एनआरसी के तहत उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जो 24 मार्च 1971 के पहले भारत में आए थे। मतलब 24 मार्च 1971
1971 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के लड़ाई में जो भी लोग 24 मार्च 1971 के पहले आए थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी, और जो लोग बाद में आए थे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित ना होकर अपने देश के लोगों द्वारा ही प्रताड़ित थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप एनआरसी लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आया उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दीजिए। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा, यानी 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनना चालू हो गया। एनआरसी के रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्टों को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से किसी एक का होना आवश्यक है। यानी आप अगर चाहते हैं कि एनआरसी का जो लिस्ट है उसके तहत हमें नागरिकता मिले तो रजिस्टर में, तो 30 डॉक्यूमेंट हैं, 30 डॉक्यूमेंट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 4 माह का कि आप जाइए और डॉक्यूमेंट लाइए। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना होगा। यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, और यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं साबित करता है तो आपको आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। तो आपको साबित ही करना है, और 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है, और अगर आप साबित नहीं तो 4 माह का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में भी आप साबित नहीं कर पाते हैं तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। फिर एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। ये जो एनपीआर है वो देश के जितने भी निवासी उनका एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 के नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। ये जो है रजिस्टर, ये जो है वो 1955 के नागरिकता अधिनियम और 2003 का जो नागरिकता नियम है उसके प्रावधानों के आधार पर स्थानीय स्तर पे, तहसील स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे इसको तैयार किया गया है। आपका परिवार कितना है और कौन कौन से व्यक्ति हैं, इस आधार पे एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। जब ये एनपीआर पूरी रूप से सफल हो जाएगा तो जनगणना का सही तरीके से आपको आंकड़ा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने भाग 2 भी पढ़ लिया। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक थे और इसको हमने पढ़ा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।